तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में मतगणना लगातार जारी है और एक बार फिर से कम 2 राज्यों में कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी एक निश्चित जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या है इस जीत की वजह, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में मतगणना लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से यह मतगणना जारी है और अब जो रुझान है वो निर्णायक और जा रहे हैं और ये मतगणना जारी है। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय हो चला है। त्रिपुरा में रुझानों में भाजपा आईपीएफटी गठबंधन आगे, जबकि नागालैंड में भाजपा एनडीपीपी गठबंधन को निर्णायक बढ़त मिल चुकी है। मेघालय में प्रारंभिक रुझानों में नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी आगे है। एनपीपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। यह मेघालय की बात है। नतीजों से साफ है कि केंद्र सरकार की नीतियों को मिला है पूर्वोत्तर के लोगों का समर्थन। और पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी का दर्जा दिया था। कहा संपन्नता और प्रगति का पर्याय बनेंगे ये राज्य। चुनावी सभाओं में विकास के नाम पर पीएम ने वोट मांगे थे। बीजेपी नेताओं ने विकास के नाम पर वोट मांगे थे। पिछले 8 वर्षों में बड़े बदलाव का गवाह बना है पूर्वोत्तर भारत। और पीएम ने पूर्वोत्तर के लोगों के दिलों को शेष भारत से जोड़ने की पहल भी की। अपने पराये का भेद मिटाया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल की दूरियां भी कम की। हिंसा और बंद के लिए मशहूर हो चुके पूर्वोत्तर में शांति बहाली करके केंद्र सरकार ने विकास योजनाओं को गति दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ डबल इंजन की सरकार के विकास के मॉडल को जनता के बीच में रखा था पूर्वोत्तर में। और बीजेपी का दावा है कि पहले पूर्वोत्तर में बम बारूद के धमाके होते थे और आज हवाई जहाज और ट्रेन की आवाज से गूंज रहा है नॉर्थ ईस्ट। वहीं लोगों ने लेफ्ट और कांग्रेस के बेमेल गठबंधन को अस्वीकार किया। त्रिपुरा में सत्ता पाने के लिए बना था ये, इस गठजोड़ को जनता ने नकारा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन पर तंज भी कसा था और कहा था कि केरल में कुश्ती और त्रिपुरा में दोस्ती, ये जनता देख रही है। सत्ता के लिए हुए इस गठबंधन पर लोगों को सचेत करते हुए पीएम ने तब कहा था कि उन्हें मिले हर वोट त्रिपुरा को एक बार फिर अशांति में झोंक देगा। और नागालैंड में भी सत्तारूढ़ गठबंधन को लोगों ने फिर से चुनकर उनकी विकास नीतियों पर मुहर लगाई है। एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन एक बार फिर बढ़त लिए हुए है और निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ रहा है। मेघालय में भी बीजेपी का प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है। मेघालय में बीजेपी पहले सिर्फ 2 सीटों पर थी आगे। और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जिस तरह से ये निर्णायक नतीजे आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बीजेपी को उत्साहित करने वाले होंगे। और इसके साथ ही साथ देखते हैं कि त्रिपुरा सीएम मानिक साहा क्या कुछ कहते हैं इन नतीजों पर। पहले हम लोग बोल चुके थे कि हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का फिर से बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। और ये अभी तक जो रिजल्ट निकला है इससे तो पता ही लग रहा है हम लोग सरकार बना रहे हैं। तो मानिक साहब सरकार बनाने की उम्मीद उन्होंने जताई है और निश्चित तौर पर सरकार वो बना रहे हैं। त्रिपुरा में जिस तरह से बीजेपी गठबंधन को एक निर्णायक बढ़त मिली है, वो एक बड़ी जीत इसलिए भी कही जाएगी क्योंकि त्रिपुरा में विशेष तौर पर लेफ्ट और कांग्रेस का बेमेल गठबंधन सामने आया था। दोनों पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी थी। लेकिन जिस तरह से त्रिपुरा में बीजेपी ने पिछले चुनावों में सरकार बनाई थी, उसके बाद से जिस तरह से बीजेपी अपने आप को लगातार कंसोलिडेट कर रही थी जनता के बीच में, जिस तरह से भाजपा की लोकप्रियता बढ़ रही थी, उसको देखते हुए जब यहां पर एक बार चुनावों में आए थी तो सीपीआई और साथ ही साथ कांग्रेस एक हो गए थे अपनी सारी दूरियों को मिटा करके, लेकिन वो एक बार यहां पर सफलता पाते हुए नहीं दिख रहे। अगरतला से हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुमार आलोक, किस तरह से देखते हैं इन चुनावी नतीजों को? फिलहाल अभी नतीजे स्पष्ट रूप से नहीं आए हैं, लेकिन रुझान जो है वो बहुत कुछ कहते हैं। देखिए, नतीजे बिल्कुल स्पष्ट है। अगर शुरुआती रुझान की हम अगर बात करें, सवेरे के जो फर्स्ट और सेकंड आवर जब था तो ऐसा लग रहा था कि त्रिपुरा मोथा पार्टी कोई बड़ा रोल प्ले करेगी, गेम मेकर होगी, सरकार को बनाने में उसकी अहम भूमिका होगी। लेकिन जैसे जैसे राउंड सब आगे बढ़ते गए वैसे वैसे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर यहाँ पर
सरकार बनाने जा रही है। 34 सीटों पर अभी उन्होंने बढ़त बनाए हुए रखा है, जो मैजिक फिगर से 3 सीट ज्यादा है। इसके अलावा जो कांग्रेस और लेफ्ट ने जो गठबंधन किया था, आपको याद होगा कि बंगाल के इलेक्शन में भी 2016 में ये प्रयोग किया गया था। लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ हुए थे, जो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। अगर आप केरला की बात करें तो केरला में ये वहां पे उनकी कुश्ती है और यहाँ पर दोस्ती हो गई। तो एक अनहोली गठबंधन जो राजनीतिक पंडित थे वो बता रहे थे, और वही यहाँ पर देखने को मिला कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो बीजेपी के साथ जो मुकाबला हुआ, बिल्कुल वो मुकाबला नहीं कर पाए। हाँ, टिपरा मोथा पार्टी ने एक जबरदस्त कामयाबी यहां पर हासिल की है। अभी वो 12 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अंतिम परिणाम आने तक इंतजार होगा। हम दिखाएंगे कि किस तरीके का सेलिब्रेशन है यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग, बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, एक ऐतिहासिक जीत आप कहें कि त्रिपुरा जैसे राज्य में, जहां पर 2013 में इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने महज 1% वोट हासिल किया था। आप देख सकते हैं 2018 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और इस बार भी 2023 का जो चुनाव है उसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज करके त्रिपुरा की जनता कोई नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप कहें तो नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी एक समय जहां उनका जनाधार नहीं था, लेकिन आज आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा जैसे स्टेट में, जहां पर वामपंथी पार्टियों ने 25 वर्ष से ऊपर शासन यहां पर किया है, और वहां पर वामपंथ और कांग्रेस दोनों धाराशायी हुए हैं इस चुनाव में। जी, क्या वजह देखते हैं प्रमुख इसकी? कुमार आलोक, बड़ी जीत है बीजेपी की, और तमाम सारे दल जो कयास लगा रहे थे त्रिपुरा पर सबसे ज्यादा कह रहे थे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वामपंथ और कांग्रेस एक साथ खड़ा है तो बीजेपी का पार पाना मुश्किल है। लेकिन इन सारी उम्मीदों को धता बताते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से चुनावी वैतरणी पार की है। न सिर्फ पार की है बल्कि एक उम्मीदों से ज्यादा प्रदर्शन किया है। क्या इसकी प्रमुख वजह देखते हैं? देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात हमने इलेक्शन के दौरान देखा कि महिलाओं की भागीदारी। दीदी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत को आप किस तरीके से देखती हैं? बहुत अच्छे तरीके से जीत रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी आई। आप कितना खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हो? क्योंकि बीजेपी आया है इसीलिए खुश हूँ। आपको क्या लगता है कि 5 साल जो बीजेपी ने विकास किया उसके दम पे आई है? हाँ, इसीलिए तो आया है ना, नहीं तो नहीं आता ना। कुछ किया है इसीलिए तो आया है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगली जो सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, महिलाओं के लिए क्या करे? बहुत कुछ करेगा। क्या करे? अभी तो कर रहे हैं ना, महिला के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जो भाता है वो चल रहा है, और भी है वो क्या है, आशा कर्मी का काम मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। मैंने निखिल बताया आपको कि महिलाओं की जो संख्या थी, महिलाओं जो बूथ पर हम जाते थे मतदान के दिन, हमने देखा कि महिलाओं की एक लंबी कतार देखने को मिलती थी। और महिलाओं से जब हम पूछते थे कि आपका मुद्दा क्या होगा इस इलेक्शन में, तो उनका यही कहना होता था कि शांति सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास और शांति। और यही कारण है कि जो शांति और विकास का जो भारतीय जनता पार्टी का जो उन्होंने एक 5 सालों के अंदर जो माहौल बनाया, ये उसी का प्रतिफल है। कि एंटी इनकम्बेंसी की बात लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ होती है, कोई किसी भी सत्ताधारी सरकार के खिलाफ होती है, लेकिन इन सब चीजों को धता बताते हुए आप पूर्ण बहुमत की ओर, हालांकि इंडिजिनियस फ्रंट जो इनका गठबंधन पार्टी था, उनको थोड़ा नुकसान हुआ है इस चुनाव में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार उनको 8 सीटें दी थी, लेकिन इस बार उन्हें 5 सीटें दी थी। शायद भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि इनका जो बेस है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, और उसी का फायदा टिपरा मोथा पार्टी ने उठाया। जहां पर जो आदिवासी बहुल सीटें थी, जो ट्राइबल बहुल सीटें थी, वहां पर टिपरा मोथा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की ये जो जीत है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जी, लोगों का यह कहना था कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, साथ ही साथ टिपरा मोथा एक किंग मेकर की भूमिका में होगी, और कहीं ना कहीं जो सीपीआई और कांग्रेस एक हुए हैं तो सारे वोट बैंक एक हो जाएंगे, एक बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। और ये हम और मतदाताओं से हम बात करवाना चाहेंगे। महिलाओं की भूमिका बहुत जबरदस्त है इस चुनाव में। आप क्या कहेंगे इस जीत के बारे में, आज जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है? जीत के तो वो तो हमको तो सब तो आनंद हो गया, और कुछ नहीं, আমরা নেই আনন্দ हो गया। आपको भी आनंद हो गया? आपको ভীষণ আনন্দ হয়েছে আমাদের। হ্যাঁ, বিজেপি জিতে আমরা প্রচন্ড আনন্দ পেয়েছি। আমরা চেয়েছিলাম যে এই গভর্নমেন্ট আবার ফিরে আসুক। आप क्या बताएंगे दीदी? हम तो ये चाहेंगे कि बीजेपी सरकार जीत जाए, सब गरीबों का उन्नति हो, इसीलिए हम ये चाहेंगे कि बीजेपी सरकार उन्नति हो। आखिर क्यों हार गए? लेफ्ट कांग्रेस दोनों मिल गए थे, जोट मिल गए थे, फिर भी हार का सामना करना पड़ा उनको। ये क्या बताऊं, बोलिए आप। वो जो बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ ये करते हैं, फिर
दूसरे मने पार्टी को देते हैं। हम तो मने यही चाहते हैं ना कि बीजेपी सरकार जीतो, गरीब दुखी का। देखिए आप आम आदमी का आप रिएक्शन देखिए कि एक तरफ आप कुश्ती लड़ते हैं, केरला में आप कुश्ती लड़ रहे हैं वामपंथी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और एक तरफ आप यहाँ पर समझौता करते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि विशेषज्ञों और विश्लेषकों को ये चीजें पता है, ये चीजें आम लोगों को पता है कि ये जो गठबंधन था, अनहोली गठबंधन था, अपवित्र गठबंधन था, और इसी का करारा जवाब जनता ने, यहाँ त्रिपुरा की जनता ने दिया है। जी निश्चित तौर पर करारा जवाब दिया है। आप हमारे साथ बने रहे इन दृश्यों के साथ में, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। राजीव जेटली हमारे साथ जुड़े हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, और इसके साथ ही साथ ये हमारे साथ जुड़ेंगे। दरअसल मैं अपने पैनल से पूछना चाहूंगा, हमारे साथ में दूसरे कोई संवाददाता जुड़े हुए हैं? कुमार आलोक, इससे पहले कि हम कहीं और जाएं और दूसरे संवाददाताओं से, क्योंकि त्रिपुरा की जो जीत है वो अपने आप में काफी बड़ी है और अपने आप में काफी निर्णायक है। दरअसल ये भी इस जीत के साथ में ये कहा जा सकता है कि जो एजेंडा जो प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने सेट किया था, कहीं ना कहीं विकास की जो बात कही थी, जो अष्टलक्ष्मी का दर्जा दिया था पूर्वोत्तर के राज्यों को, वो कहीं ना कहीं वो जो एक नीति निर्धारण की जो बात थी, उसको जनता ने उस पर मुहर लगाई है, विकास पर मुहर लगाई है, शांति पर मुहर लगाई है। क्या कहेंगे? कुमार आलोक, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। उर्मिलेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उर्मिलेश, आपसे दरअसल मैं बात करना चाह रहा था। उर्मिलेश, ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो जीत है, चाहे वो त्रिपुरा की हो चाहे नागालैंड की हो, ये क्या इसके मायने हैं, किस तरह से इसको समझना चाहिए? जी निखिल, बिल्कुल जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने या नागालैंड में अपनी जीत को एक बार फिर से दोबारा, क्योंकि पिछली बार भी 2018 में गठबंधन था और इस बार का गठबंधन फिर जीत के आया है। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी ने जिस तरीके से वापसी की है, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था, जिस तरीके से अमित शाह ने किया था, जिस तरीके से यहाँ पे तमाम जो राजनीतिक दल थे उन पे भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ प्रचार के हिसाब से भारी पड़ी थी, वो कहीं ना कहीं वो मेहनत यहाँ पे दिखाई थी। और त्रिपुरा में भी इसी तरीके से दिखाई दिया, क्योंकि बहुत सारे जो है जो राजनीतिक पंडित थे निखिल, कहीं ना कहीं तमाम बातें कह रहे थे इससे पहले, मतगणना से पहले, लेकिन सारी बातों को जो है दरकिनार कर दिया गया और कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की सरकार खासकर नागालैंड में बनी है। नागालैंड में एक सबसे बड़ी बात और ही है निखिल की इस बार जो है यहाँ से पहली बार, जो कि हम लगातार अपने जो है दर्शकों को बताते रहते थे कि यहाँ से महिला क्या जो है विधानसभा की चौखट पार करेगी, तो ये पहली बार हो रहा है निखिल जब यहाँ से विधानसभा की चौखट कोई महिला पार कर रही है। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है निखिल। और ये कह सकते हैं कि जो वापसी हुई है नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की, कहीं ना कहीं ये डबल इंजन की सरकार है और नागालैंड एक बार फिर से विकास की मुख्य धारा में आएगा। जब हमने भारतीय जनता पार्टी और तमाम उनके आला नेताओं से यहाँ पर बात की है, तो उनका कहना था कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो पिछले जो काम छूटे हुए हैं विकास के काम, तो वो काम पूरे होंगे। और निश्चित तौर से जिस तरीके से जनता ने इनको जो है प्रचंड बहुमत दिया है नागालैंड में, तो वो दिखाई देता है कि नागालैंड की जनता कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहती है निखिल जी। कई बार ये देखने में आता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर मानते हैं, लेकिन ये इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी दिख रहा है, चाहे त्रिपुरा की बात हो चाहे नागालैंड की बात हो। क्या प्रमुख वजह रही है, आपसे समझना चाहेंगे? जी निखिल, बिल्कुल एक बात जरूर है कि आप इस बात को देखिए कि चाहे छोटा राज्य क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार और प्रसार में पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंक देती है। और यही यहाँ पर भी देखने को मिला, चाहे वो नागालैंड में हो या फिर त्रिपुरा में। आप देख सकते हैं कि नागालैंड की 7 सीटों में 59 सीटों के लिए यहाँ पर जो है मतदान होना था, यहाँ पर 13 लाख। उर्मिलेश, सिर्फ ताकत झोंकने की बात नहीं, लोगों को कन्विंस करने की बात है। और लोग इस लोकतांत्रिक देश में बहुत समझदार हैं। निश्चित तौर से निखिल, वही मैं कहना करने से वही ताकत झोंकने वही मैं कहना चाह रहा था। जी।
जी वही मैं कह रहा था निखिल कि जिस तरीके से प्रचार और प्रसार में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन हावी रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देखिए 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनती है, उनका लगातार फोकस जो है उत्तर पूर्व पे रहता है। आप देखेंगे कि एक समय ऐसा था कि जब जो उत्तर पूर्व जो है अपने आप को उपेक्षित महसूस करता था, लेकिन आज जो समय आया 2014 के बाद तो कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व के जो है तमाम यहाँ पर विकास की मुख्य धारा में लाने की जो है कोशिश की गई केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, और उसी का एक असर जो है यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है निखिल, जिस बात को आप कह रहे थे। और दूसरी बात एक और भी है कि आप देखते हैं कि यहाँ पर जो सेवन सिस्टर्स के नाम से जो जाना जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व को एक विकास के लिए मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में देखा है। और वही एक यहाँ पर जो है यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो वरिष्ठ मतदाता रहे हैं, जागरूक मतदाता, उनको कहीं ना कहीं ये ललक थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो नागालैंड भी कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा, और जो यहाँ पर विकास के कई कार्य होने जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं तेजी मिलेगी निखिल। जी निश्चित तौर पर। अब आपसे समझना चाहेंगे कुमार आलोक की ये एक जो नया ट्रेंड सेट किया है कहीं ना कहीं बीजेपी शासित राज्यों ने, कि इसके पहले ये देखने में आता था कुमार आलोक, मैं चाहता हूं अपने प्रोड्यूसर से कि वो कुमार आलोक से एक बार संपर्क कराएं। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो पहले का ये ट्रेंड रहा करता था, क्या कुमार आलोक का संपर्क हमसे हो रहा है? जी कुमार आलोक, जो पहले का ट्रेंड रहा करता था कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होती थी और जो 5 साल शासन कर लेता था उसका सत्ता में वापस आना हर बार इतना आसान नहीं होता था, लेकिन बीजेपी ने इस लीग को तमाम राज्यों में तोड़ा है और पूर्वोत्तर में एक नई लीग फिर से सेट की है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम उत्तराखंड की हम बात, जो ताज़ा एग्जाम्पल हम देखें, उत्तराखंड का जो चुनाव पिछले साल हुआ और वहां पर बीजेपी ने रिपीट किया, ऐसा उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप गुड गवर्नेंस है आपकी, अगर आप लोगों के विकास के लिए अगर आप काम करते हैं, हम त्रिपुरा के चुनाव के कैंपेन में हम घूम रहे थे, हम अगर एक ट्रेन में सफर कर रहे थे तो ट्रेन में हम जब लोगों से पूछना हमने शुरू किया, मैंने ये नहीं जाना कि ये आदमी भारतीय जनता पार्टी के हैं या ये आदमी सीपीएम के हैं या कांग्रेस के हैं, लेकिन 89% अगर हम कहें कि 90% जो जनता थी उसने कहा कि नहीं, विकास की जो गति इस सरकार ने दी है उसको बरकरार रहना चाहिए, डेवलपमेंट की जो गति सरकार ने दी है उसको बरकरार रहना चाहिए। चाहे वो रोड की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम एयरपोर्ट की बात करें, हम जो शुद्ध जल, जो टैप वाटर जो होता है उसकी उपलब्धता की बात करें, तो अपने आप में एक इतिहास यहाँ पर कायम हुआ है त्रिपुरा राज्य में 5 सालों में। और अब ये 5 साल काफी नहीं होते हैं, उसमें आप देख लीजिए कि 2 साल पेंडेमिक में, 2.5 साल के लगभग कोरोना में सरकार को कोरोना का सामना करना पड़ा, तो आप 2.5 साल को डेवलपमेंट को आप माइनस कर दें तो मात्र 2.5 सालों में जो विकास के कार्य यहाँ पर हुए हैं उसी का ये परिणाम है कि तमाम राजनीतिक पंडित ये बता रहे थे कि जो जोट हुआ है, जो लेफ्ट और कांग्रेस का जो मिलन हुआ है वो भारी पड़ेगी, यहाँ का मुकाबला काफी टफ होगा, टिपरा मोथा के आने के बाद और लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इन सभी दावों को, इन सभी चुनौतियों को पार पाते हुए भारतीय जनता पार्टी यहां पर एकदम जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की ओर बढ़ रही है और ये लगभग तय है कि अपनी सरकार वो खुद अपने दम पर बनाएगी। तो ये अगर आप विकास की बात करते हैं, अगर आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जनता खुद ब खुद घर से निकल के आपको समर्थन करने आता है मतदान केंद्र पर। और वही जो प्रतिफल है आज देखने को मिला मतगणना के दौरान, कि शुरू में जिस तरीके से जो राजनीतिक पंडित भी ये लगा रहे थे कि मुकाबला दिलचस्प होगा, मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन अंततः एक भारी जीत, अगर हम कहें कि अपने आप में एक भारी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा निखिल, कि एक टीवी डिबेट में मैं सवेरे देख रहा था कि जब एक कांग्रेस के प्रवक्ता से जब पूछा गया कि आपकी त्रिपुरा और नागालैंड वगैरह में आपकी स्थिति खराब है, तो उन्होंने क्या कहा कि त्रिपुरा में और नागालैंड मिला के कितने लोकसभा सीट आती है? 2 सीट आती है त्रिपुरा से, 1 सीट नागालैंड से आती है। तो उससे आप पूरा जनमत, बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे हैं कि दिलों को जोड़ने की जरूरत है, जो दूरियां हैं उसको मिटाया है। फिलहाल आप लोगों ने इतना डिटेल में सारी जानकारियां दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का, उर्मिलेश का भी और कुमार आलोक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर हमारे जो खास मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए। तो कुमार आलोक आपको और उर्मिलेश आपको बहुत धन्यवाद देंगे और आगे भी आपसे अपडेट्स जो है वो लेते रहेंगे। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है राजीव जेटली जी आपका। और साथ ही साथ ऋषि मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार बंसल सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करा था बेकार में
बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। और इसके साथ में चर्चा की शुरुआत अगर हम राजीव जेटली जी के साथ में करना चाहें। राजीव जी, किस तरह से इस जीत को देखते हैं और प्रमुख वजह इसकी क्या मानते हैं? राजीव जी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मैं पैनल से जानना चाहूंगा। हाँ जी, मैं जुड़ा हूँ। जी राजीव जी सवाल आपसे है, किस तरह से इस जीत को देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारी जिस तरह से त्रिपुरा में जो गठबंधन था, ये कहा जा रहा था कि भाई सीपीआई जो बेमेल गठबंधन थे वो सामने आए थे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात कही जा रही थी, बहुत सारी चुनौतियां थी आपके सामने, बावजूद इसके ये जीत सामने आई है। किस तरह से देखते हैं, क्या प्रमुख वजह मानते हैं? देखिए, आप डिलीवर करना अगर जानते हैं और ईमानदारी से डिलीवरी करते हैं तो उसके बाद फिर गुणा भाग की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। और आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने जो कम्युनिस्ट के साथ अलायंस करके यहाँ चुनाव लड़ा, और वही कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी केरल के अंदर आपस में एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। तो जब इन दोनों की विचारधाराएं, जो विपरीत विचारधाराएं, वो एकजुट हो जाती है और एकजुट होकर के अगर आप ये सोचते हैं कि हम सत्ता पा लेंगे या सत्ता का सुख भोग लेंगे, तो उससे वो देश की जनता को कहीं दूर नहीं रख सकते हैं। उनकी देश की जनता और जो प्रदेश की जनता, जो त्रिपुरा की जनता है, या आपने देखा कि जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कि जहां कांग्रेस खड़ी थी आज उससे बहुत नीचे आ चुकी है। अब तो डबल डिजिट में भी कहीं इनकी सरकार, आप देखिए इनके नंबर्स कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसके पीछे की मुख्य वजह यही रही है कि आप डिलीवर नहीं करते हैं, गुणाभाग ज्यादा करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा करते हैं, विचारधाराओं को छोड़ देते हैं सत्ता पाने के लिए जी। और जब आप विचारधारा को छोड़ देंगे, तो जब आपका विश्वास अपनी विचारधारा के साथ नहीं है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी? जब आपको तो अपनी विचारधारा पर विश्वास नहीं है और आपको हर बार कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं। हमारे पास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर बदला, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर वही अधिकार दिए जा रहे हैं जो देश की बाकी जनता को मिलते हैं, वही डेवलपमेंट दी जा रही है जो देश के अंदर दूसरे राज्यों के अंदर मिल रही है जी। और नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ करके कल्चरल डिफरेंसेस को भी, का जो गैप है उसको भी कम करने की कोशिश की। तो बहुत सारी वजहें इसके पीछे हैं, केवल एक वजह नहीं है कि कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन कर रही है। वजह असली जो है ये है कि आपने ईमानदारी के साथ डिलीवर कितना किया जी। ऋषि मिश्रा, दूर दराज के इलाकों में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाया, दूर दराज के इलाकों में आपने हमारी सड़कों को पहुंचाया, और जिस पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्ट की जो डेवलपमेंट को रोका जाता था उस पॉलिसी को दरकिनार कर दिया। यह कहा जाता था कि अगर हम ज्यादा विकास करेंगे तो चीन हमारा दुश्मन बन जाएगा। तो आप ये देखिए, हमने नॉर्थ ईस्ट की जनता और चीन, जैसे चीन के साथ भी हमने आंखों के साथ आंखें मिलाई, उनके साथ भी हम सीधा खड़े रहे, कोई घबराहट हमारे अंदर नहीं देखने को मिली। और वही नॉर्थ ईस्ट की जनता जिनके अधिकार केवल चीन का खौफ दिखा करके छीने जा रहे थे, वो अधिकार हमने उनको वापस देने शुरू कर दिए। और यही जो आप आज मैंडेट देख रहे हैं, ये वही है, हमारी नीतियों का फल है हमें जो मिला है, हमारी ईमानदारी। चलिए ऋषि मिश्रा जी को यहाँ पे चर्चा में जोड़ेंगे। ऋषि जी, आपको क्या लगता है, कितनी बड़ी हार है, कितना सबक लेने का ये दिन है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मैं इसको दूसरे ढंग से देख रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में मोदी मैजिक नहीं चला। अब त्रिपुरा में देखिए 10 सीटें जो हैं बीजेपी का घटा है। तब जब नरेंद्र मोदी जी खुद प्रचार करने गए थे, नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पे चुनाव लड़ा गया। मेघालय में देखिए 60 सीटों पे बीजेपी लड़ी, मात्र 3 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, नागालैंड में कह सकते हैं कि बीजेपी के कुछ सीट बढ़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक जो है बीजेपी के लिए मेघालय में है, जहां शिलोंग में मोदी जी ने क्या क्या नारे दिए थे आपको मालूम होगा, एक बड़ा रैली हुआ था। तो यदि आप नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट को देखें तो ठीक है, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस तो वहां मजबूत थी नहीं। कांग्रेस का आप देखिए मेघालय में जो है कांग्रेस की जो अच्छा, अगर मुझे अनुमति दें तो मैं बीच में आपके बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे अनुमति दें तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आप क्यों बीजेपी को देख रहे हैं, आप अपना रिजल्ट क्यों नहीं देख रहे हैं? नहीं, मैं जिस प्रकार से महिमा मंडित किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के नतीजों को, उसमें मोदी मैजिक दिखाया जा रहा है, मैं उस पर विश्लेषण कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि कांग्रेस वहां कमजोर हुई है। जो मेघालय में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी, आज मेघालय में जो दरअसल सवाल वही है कि जो कांग्रेस कमजोर हुई है उस पर मंथन करेंगे या नहीं? नहीं, तो मैं ये देखिए, यदि कहीं कमजोरी है तो उसको एक्सेप्ट करना
चाहिए, लेकिन बीजेपी जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, त्रिपुरा में इनके 10 सीट घटे हैं कि नहीं घटे हैं, मेघालय में 60 सीटों पे ये चुनाव लड़ रहे थे, 3 सीटें इनको आई है, मेघालय में हम कांग्रेस की सीट बढ़ी है। आप देखिए नागालैंड छोड़ दीजिए तो नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से बीजेपी को सेटबैक मिला है, और ये कहीं ना कहीं जनता ने मोहर लगाया है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से अपने संवाददाता से पूछ लेते हैं, बाकियों से भी पूछ लेते हैं कि वो आपके इस एनालिसिस से। ऋषि जी चलिए, ऋषि जी ठीक है, ऋषि जी ठीक है, ऋषि जी ठीक है, चलिए मैं अपने संवाददाता के पास चलता हूं। विशाल बरिस्टो हमारे संवाददाता मौजूद है इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में, शिलांग में खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका एनालिसिस को किस तरह से वो करते हैं। ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं, विशाल बरिस्टो, कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जो महिमा मंडित किया जा रहा है और जितनी बड़ी जीत बताई जा रही है दरअसल उतनी बड़ी है नहीं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मैं ऋषि जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। ये बात सच है कि बीजेपी ने मेघालय में 60 सीटों पर चुनाव लड़ा और 59 सीट्स पे इलेक्शन हुआ और 3 सीटें उनके खाते में आई, लेकिन ये भी तो सच बात है कि पिछली बार वो सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव जीते थे। इस बार उन्होंने 1 सीट की बढ़ोतरी करी है, जबकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 28.5% वोट उसको मिले थे और 21 सीटों के साथ वो सरकार बनाने के कगार पे थी। लेकिन एनपीपी जो सिर्फ 19 सीटें लेकर आई, उसने यूडीपी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और इस बार 16 सीटों का नुकसान हुआ है कांग्रेस को। अगर हम मेघालय की बात करें, नॉर्थ ईस्ट गढ़ हुआ करता था मेघालय का, नागालैंड में उनके हाथ 0 लगा है, लेफ्ट के साथ मजबूरी में उन्होंने अलायंस किया त्रिपुरा में और वहां पर भी वो एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ थी, लेफ्ट का सपोर्ट उनके साथ था और जो थर्ड पार्टी है त्रिपुरामो था वो भी एक अड़चन थी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी वहां सरकार बनाने में कामयाब रही है। देखिए, ये जो कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक काम नहीं किया, तो ये समझ लेना होगा हम सबको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक से ही बीजेपी जीतती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक अगर बीजेपी के पास नहीं होगा तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और ये बीजेपी को खुद को पता है और तभी बीजेपी ने मेघालय में भी नारा दिया था, एम फॉर मोदी, एम फॉर मेघालय। और अगर हम ये कहें कि उनकी वजह से कुछ फायदा नहीं हुआ बीजेपी को, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि नुकसान कांग्रेस का लगातार हो रहा है और कांग्रेस के दरअसल मैं भी यही कह रहा था कि पार्टी से बढ़ रही है। अगर हम अपने हमने यही कह रहा था कि दरअसल वही आपके संवाददाता बता रहे हैं, हमने जो फैक्ट्स रखा वही आपके संवाददाता बता रहे हैं। नहीं, लेकिन उस फैक्ट्स को एनालिसिस कैसे करना है? देखिए, बीजेपी आज के डेट में सच्चाई है कि वहां चुनाव जीत चुकी है और ये भी सच्चाई है कि आप लोग फिसड्डी साबित हुए हैं। ऋषि मिश्रा जी, जिस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, तो इसलिए अब आप उसको नाक कान इधर से घुमाकर पकड़े, उधर से घुमाकर पकड़े, एंड रिजल्ट ये है कि बीजेपी वहां से जीती है और यही शायद कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या है। अनिल कुमार बंसल जी को इस चर्चा में मैं लाना चाहूंगा। अनिल बंसल जी, आप क्या कुछ कहते हैं, क्या एनालिसिस करेंगे? नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों के परिणाम को किस तरह से एनालाइज करेंगे, क्या बताएंगे, क्या है इस चुनाव के परिणाम के मायने? हमने 1988 से हमने देखा भाजपा नॉर्थ ईस्ट में एक उम्मीदवार भी खड़ा नहीं करती थी। आज असम में उसकी दूसरी बार सरकार बनी है। त्रिपुरा में अगर वो दूसरी बार सरकार बनी, मतलब उत्तर पूर्व के राज्यों में तो भाजपा की प्रविष्टि ही नहीं थी। तो 2014 के बाद आज वो त्रिपुरा में दोबारा सरकार बना रहे हैं और जब लग रहा था कि लेफ्ट और कांग्रेस मिल गए हैं तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ और उसके बावजूद भी अगर बीजेपी वहां जीती है तो इस पर मंथन की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में कोई कमी आई है और ये बात भी सही है कि बीजेपी के पास ब्रांड के तौर पर और 24 कैरेट के सिक्के के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं और इसलिए वो चाहे कोई भी चुनाव हो, भाजपा उनके चेहरे को ही रखती है आगे। अभी उनकी विश्वसनीयता बरकरार है, लोगों की नाराजगी हो सकती है और क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय नेता जो होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनसे भी नाराजगी होती है। पर हम जो ये कहना कि साहब ये तो बहुत छोटे राज्य हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं इससे एग्री नहीं करता। देखिए, उत्तर भारत की पार्टी मानी जाती थी भाजपा लंबे समय तक और वो कोशिश करते थे और कहीं उनका दाखला भी नहीं हो पाता था। असम में दूसरी बार भाजपा की अपनी सरकार है, उत्तर पूर्व के राज्यों में अगर उनकी अपनी सरकार बन रही है तो ये कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में उनकी सरकार बनने से इसको मैं कम अहमियत नहीं देता और ये बहुत बड़ी बात है। और दोबारा अगर त्रिपुरा में सरकार बन रही है, नागालैंड में बन रही है, ठीक है कि मेघालय में उनका न पहले भी कोई बहुत बड़ा जनाधार था और अभी भी वो जैसा उनके भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 2 सीट से हमने 3 कर ली,
जहां तक ये बात है कि हम दावा कर रहे थे सरकार बनाएंगे, तो हर राजनीतिक दल दावा करता है कि हम सरकार बनाएंगे। कोई राजनीतिक दल ये नहीं कहता कि हम हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो दावा करना और उसको नतीजे में परिणत करना, ये बातें अलग अलग हो सकती हैं, पर अगर ओवरऑल हम इसकी समीक्षा करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, तो परिणाम किसी भी दृष्टि से भाजपा के लिए खराब नहीं है और ये नतीजे उनके लिए अच्छे हैं। त्रिपुरा को लेकर भाजपा के भीतर भी डर था, वो तो समाप्त किया है। और मेघालय में जैसा हम जानते हैं कि वो पहले भी जो संगमा जी के बेटे हैं वही मुख्यमंत्री थे भाजपा के साथ गठबंधन में, इस बार भी वो अलग लड़े, भाजपा से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था अपना। इसके बावजूद भी भाजपा अगर 2 की जगह 3 सीटें लाई है तो ये उपलब्धि कही जाएगी। भाजपा ने ऐसा दावा नहीं किया था कि मेघालय में अपने खुद सरकार नहीं, ये पत्रकार साहब गलत कर रहे हैं। आप जितने भी नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के भाषण को देख लीजिए। मेघालय में उन्होंने दावा किया कि मैं 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहा हूं मेघालय में, और मेघालय में जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगा। अच्छा, दिक्कत मुझे लगता है ऋषि जी कांग्रेस का साथ यही है कि आप अपनी नहीं देखते। अच्छा, आपकी स्थिति क्या थी? आपसे जो सवाल है ऋषि जी, दो लाइन कंप्लीट तो करने दीजिए। जिस एनपीपी के विरुद्ध बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा के गठबंधन से अलग हो गए, आज उसी एनपीपी के साथ सरकार बनाने जा रही है। ये बताइए कांग्रेस की दुर्गति पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपसे सवाल नहीं बताएंगे, उसका जवाब आप दे नहीं रहे हैं। बेमेल गठबंधन किया। ऋषि जी सवाल तो सुन लीजिए। ऋषि जी, अरे अब आप अगर अपने ही सुर में लगातार बोलते जाएंगे और सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर चर्चा का कोई अर्थ नहीं। ऋषि जी, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आपसे कांग्रेस के मुताल्लिक सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना, कि बेमेल गठबंधन किया उसके बावजूद इस दुर्गति को प्राप्त हुए। सुन तो लीजिए, जो बेमेल गठबंधन किया उसके बावजूद इस दुर्गति को प्राप्त हुए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पूरा देश जानना चाहता है कि जिस एनपीपी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा के भाजपा अलग हुए, आज राजीव जेटली जी की पार्टी उसी वहीं की जनता ने दोबारा जिता दिया है, वहीं की जनता ने दोबारा उनको बहुमत दे दिया है, वहीं की जनता ने दोबारा बहुमत दे दिया है। और आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं एक सवाल राजीव जेटली से कर रहा हूं, मेरे मित्र हैं राजीव भाई बताएं जिन पे इन्होंने पूरे चुनाव। अरे जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं, दूसरों से आप सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी ऋषि जी, इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी। सीधा सवाल है आपसे कि बेमेल गठबंधन किया, दुर्गति को प्राप्त हुए, क्या सबक लिया, क्या सीखा इससे, उसका आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। उसके बाद हम इनसे सवाल पूछेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। बीजेपी जो वहां पर बहुमत के साथ सरकार बना रही है, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। चलिए, इस चर्चा को यहीं बंद करेंगे। ऋषि जी, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे साथ अनिल बंसल जी जुड़े हुए थे, राजीव जी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ये जो जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में तीनों राज्यों में और खास तौर पर मेघालय की बात अगर छोड़ दी जाए, वहां पर भी 1 सीट की बढ़ोतरी बीजेपी को हुई है। और अगर उसके साथ ही साथ बात नागालैंड और त्रिपुरा की जाए तो वहां पर निश्चित तौर पर एक बड़ी बहुमत के साथ में कांग्रेस को न सिर्फ हराया है बल्कि बीजेपी ने वहां पर अपने गढ़ को फिर से कंसोलिडेट किया है। और ये जीत किसी मायने में छोटी नहीं है।